नमस्ते नमस्कार, मैं अनुज कुमार VKS विष्णु ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इतिहास, हिस्टोरी, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का यह पहला क्लास है। चैप्टर नंबर 2 का ये पहला क्लास है, ठीक है। राजा, किसान और नगर के बारे में हम लोग आज पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक के बीच का भारतीय इतिहास ऋग्वैदिक काल पर केंद्रित रही, ठीक है। इस काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। ऋग्वेद इस काल की जानकारी मिली है। वैदिक कालीन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक कालीन सभ्यता जो थी एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक उत्तर वैदिक काल में 3 अन्य वेदों सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। तो सबसे पुराना यदि वेद आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल में 3 अन्य वेदों सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद की रचना हुई। इस काल में राजा निरंकुशता की ओर अग्रसर हुआ। समाज में महिला की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। महिला की स्थिति अभी भी लगभग उतना अच्छा तो नहीं है, तब पर भी ठीक है। 600 ईसा पूर्व भारत में बौद्ध एवं जैन धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ। 600 ईसा पूर्व भारत में बौद्ध एवं जैन धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ। इसी दौरान 14 महाजनपद अस्तित्व में आए। 600 ईसा पूर्व क्या है? भारत में बौद्ध एवं जैन धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म की स्थापना 600 ईसा पूर्व के आसपास, बौद्ध धर्म की स्थापना भी 600 ईसा पूर्व के आसपास। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, ठीक है। तो क्या 16 महाजनपद अस्तित्व में आए। इनमें से मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इस महाजनपद जो 16 महाजनपद थे उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। कौन था? मगध था, ठीक है। तो 300 ईसा पूर्व यही मौर्य साम्राज्य स्थापित हुआ। 300 ईसा पूर्व में यही जहां मगध है वहीं मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मौर्य साम्राज्य से गुप्त साम्राज्य तक के राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास को भी इस अध्याय में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के स्थापित हुआ। मौर्य साम्राज्य से गुप्त साम्राज्य तक के राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद क्या है कि वैदिक सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद, समझिए, उसके पतन के बाद वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, ठीक है। यह आर्य लोगों के द्वारा बनाई गई सभ्यता थी। यह जो सभ्यता थी यह आर्य लोगों को कहा जाता है कि वो बाहर से आए थे, ठीक है। लेकिन फिलहाल में जो माना गया है कि वो बाहर से नहीं, यहीं के निवासी थे, ठीक है। यह सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चली थी। वैदिक सभ्यता जो थी 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चली थी, ठीक है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग भी पढ़े थे ना कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक थी। क्या इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता के बारे में जानकारी वेदों से मिली है। जो वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें मिली है वेदों से मिली है। वेद में कौन कौन वेद है? 4 वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, 4 वेद है ना। तो इस वैदिक सभ्यता की जानकारी किससे मिली है? वेद से मिली है ना। यह ग्रामीण सभ्यता भी कहलाती है। यह जो वैदिक सभ्यता है यह ग्रामीण सभ्यता भी कहलाती है। वैदिक सभ्यता जो थी वह ग्रामीण सभ्यता भी कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर संस्कृत भाषा बोली जाती थी। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा, ठीक है। वेद कितने हैं?
4 है, पहले ही बता दिया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद है। ठीक है, तो सबसे पुराना वेद कौन हो गया? ऋग्वेद। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता था कि सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, वेद। अब आते हैं वैदिक काल के बारे में। ठीक है, इसी काल में बौद्ध तथा जैन साहित्य अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं का विकास या उदय हुआ। जो वैदिक काल है, इसी काल में बौद्ध तथा जैन साहित्य के अलग अलग दार्शनिक विचारधाराओं का विकास या उदय हुआ। ठीक है, इसी काल में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। इसी काल में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त यहाँ मिस है थोड़ा, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है, अब आ जाते हैं जनपद तक। क्या है? जनपद। ऐसी भूमि का टुकड़ा, जनपद उसको कहा जाता है। देखिए, अभी हम लोग जिला जिसको कहते हैं, अभी हम लोग जिला जिसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कहते हैं ना, जिला, वही जनपद कहलाता था। पहले जनपद कहलाता था। तो डिस्ट्रिक्ट लिखा है इंग्लिश में, जनपद। तो ऐसा भूमि का टुकड़ा या भूखंड जहां लोग अपना घर बताते हैं, उसे जनपद कहा जाता है। जनपद का इस्तेमाल प्राकृतिक और सांस्कृतिक भाषा में भी मिलता है। जनपद का इस्तेमाल, अभी हम लोग जिला जिसको बोलते हैं, तो जनपद का जो इस्तेमाल है वह प्राकृतिक और सांस्कृतिक भाषा, प्राकृतिक एक भाषा है और संस्कृत भाषाओं में भी मिलता है। जनपद मतलब जिला, महाजनपद मतलब राज्य। तो 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है वैदिक काल में। 16 जनपद मतलब क्या है? 16 राज्य की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो 16 महाजनपद के बारे में हम लोग भी जानना चाहेंगे। 16 महाजनपद कौन कौन और कहां कहां था। ठीक है, प्रारंभिक इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तनशील काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में नगरों में लोहे और सिक्के का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा। हम लोग कहाँ पर पढ़े थे? सिंधु घाटी सभ्यता में, है ना, हड़प्पा सभ्यता जिसे पढ़ते, उसमें लोहे का उपयोग नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। इसमें क्या है कि लोहे का अधिक उपयोग होने लगा। 16 महाजनपद की जानकारी में प्रारंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तनशील काल माना जाता है, क्योंकि इस काल में नगरों में लोहे और सिक्कों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा। इसी काल में बौद्ध तथा जैन धर्म का विकास। ठीक है, बौद्ध और जैन के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्य का उल्लेख प्राप्त है। ठीक है, इन ग्रंथों में लिखा है कि सभी महाजनपद एक बराबर नहीं थे। इस ग्रंथों में क्या लिखा है? सभी जो महाजनपद थे एक समान, एक बराबर नहीं थे। ठीक है, बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती तथा गांधार जैसे नाम ज्यादातर इन ग्रंथों में मिलते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये महाजनपद महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते हैं। ठीक है, ये 16 महाजनपद थे ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण थे ये सब बज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, अवंती तथा गांधार। ये बार बार रिपीट होता था उसमें ग्रंथ में, इसीलिए इसको महत्वपूर्ण माना गया। ठीक है, हाँ, देखो, अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था। अधिकांश महाजनपद पर राजा का शासन होता था। किसका शासन होता था? राजा का शासन होता था। लेकिन गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध महाजनपद में कई लोग का समूह शासन करता था। 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 थे, जिसमें से 2 महाजनपद ऐसे थे जिस पे राजा राज नहीं करता था। 14 महाजनपद पे राजा राज करता था, लेकिन 2 महाजनपद ऐसे थे जिसमें कई समूह आदमी मिल करके राज करता था। ऐसा नहीं कि एक हम राजा है, हम जो कहेंगे वो आज्ञा पूरा होगा। यहाँ 15-20 आदमी, उससे अधिक कई आदमी मिल करके उसको संचालन करते थे। तो वह कौन थे? तो वह थे गण और संघ नाम से प्रसिद्ध महाजनपद में कई लोगों का समूह शासन करता था। कई लोगों का समूह मतलब एक से अधिक लोगों का समूह जो था, तो इस पे शासन करते थे। इस समूह का हर व्यक्ति राजा कहलाते थे। देखिए, एक राजा, 14 जो महाजनपद उसमें एक एक राजा रहते थे, लेकिन यहाँ जो 2 महाजनपद है उसमें क्या थे? कई लोगों का समूह, वो सब राजा कहलाते थे। एक राजा नहीं, अनेक राजा। हाँ, प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिससे किले से घेरा जाता था।
वहां के शासक व्यापारियों और किसानों से कर वसूलते थे। देखो, प्रत्येक महाजनपद का एक क्या होता था, एक राजधानी होती थी, है ना। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी, उसके किले, उसके वहां के किले से चारों तरफ से घेरा होता था, है ना। वहां के शासक व्यापारियों और किसानों से कर वसूलते थे, जिसको हम लोग अभी बोलते हैं रंगदारी। अभी बोलते हैं रंगदारी देना पड़ेगा, वो टैक्स होता था उस समय में, जबरदस्ती उसको देना पड़ता था, नहीं देगा तो काम नहीं करने देगा, उसको परेशान करेगा, तो मजबूरी में आदमी दे देता है। यदि यहीं मान के चलो मार्केट में कोई ऐसा आदमी आ जाए, बोले सबको पैसा देना पड़ेगा नहीं तो दुकान नहीं लगाने देंगे, तो लोग पैसा तो देगा उसको मजबूरी में, है ना। उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अभी ना चलो लोकतंत्र है तो चलो हम चल जाएं कि क्या बोलते हैं, सरकार के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे, डीएम एसडीएम के पास जाएंगे। उस समय तो राजा का शासन चलता था, तो किसके पास जाएगा, राजे के पास जाएगा, राजा का ही आदमी है वो, है ना। ठीक, तो वहां के शासक क्या करते थे, वहां के शासक व्यापारियों और किसानों से कर वसूलते थे, जिसको टैक्स बोलते हैं, इंग्लिश में इसको टैक्स बोलेंगे। हाँ, जो अभी हम लोग टैक्स दे रहे हैं ना, तो वही उस टैक्स हो गया एक तरह से। हाँ, महाजनपद और मौर्य साम्राज्य, महाजनपद और मौर्य साम्राज्य, मगध महाजनपद, मगध महाजनपद और मौर्य साम्राज्य, ठीक है। मगध आधुनिक बिहार, मगध जो था आधुनिक बिहार, 16 महाजनपदों में प्रथम महाजनपद मगध महाजनपद, मगध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। मगध जो था बिहार में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था मगध। कौन बन गया था, मगध। बिंबिसार 544 से 491, देखो उल्टा चल रहा है, बोले थे ना ईसा पूर्व क्या होता है, उल्टा चलता है। 544 से ही क्या और आगे बढ़ता, ईस्वी में तो आगे बढ़ता ना, लेकिन ईसा पूर्व में तो पीछे घट रहा है। तो 544 से 491 ईसा पूर्व हर्यक वंश के सम्राट बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की सबसे पहले स्थापना की। तो मगध साम्राज्य की सबसे पहले स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने। किसने की थी, बिंबिसार ने। वह बौद्ध का समकालीन था, वह बौद्ध का समकालीन था, मतलब बौद्ध को मानता था। वह 15 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। आप बताओ, वह 15 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। हम लोग 18, 30, 35 हो गया वैसे ही घूम रहे, 15 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था, मगध सम्राट, ठीक है, गद्दी पर बैठा। उसने 80,000 गांवों का एक शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया था। उसने 80,000 गांवों का एक शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया था। इसने सबसे पहले ग्रीवज, जिसको राजगिरी कहते हैं, ग्रीवज एवं बाद में राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। कौशल राज की पुत्री कौशल देवी, लिच्छवी की शासक चेतक की पुत्री चेलना एवं मध्य प्रदेश की राजकुमारी खेमा के साथ विवाह कर बिंबिसार ने अपनी राज्य की मजबूती किया। देखिए, उसका एक नीति था, मजबूत जो शासक रहता था, जो राजा रहता था, उसके घर में अपना रिश्ता कर लेता था, अपने शादी कर लेता था। 3 शादी किया था। कितना शादी किया था, 3 शादी किया था। देखो, पहला कि कौशल की राज की पुत्री कौशल देवी से, लिच्छवी की शासक चेतक की पुत्री चेलना से, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजकुमारी खेमा के साथ विवाह कर बिंबिसार ने अपनी राज्य की मजबूत किया। वह अपने पुत्र अज्ञात शत्रु द्वारा मारा गया। इस प्रकार बिंबिसार का अंत हुआ। ये जो है ना, इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अपने पिता को मारकर गद्दी पर ज्यादातर इसमें बैठा है। बिंबिसार को मारकर उसका पुत्र अज्ञात शत्रु गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अज्ञात शत्रु जो थे तो अपने पिता को तो मारकर गद्दी पर बैठा ही है ना, बिंबिसार को मार दिया, गद्दी पर बैठ गया। अज्ञात शत्रु को भी उसके बेटे ने मार दिया, वो भी गद्दी पर बैठ गया। पहले ऐसा ही होता था। हाँ, पहले ऐसा ही होता था। अपना वर्चस्व बनाने के लिए, गद्दी बैठने के लिए बाप बेटा सबको मार देता था, है ना। फिल्म की बात मत करो, पहले पढ़ो।
ठीक है, हाँ नहीं समझता है। तो अज्ञातशत्रु 491, बिंबिसार की मृत्यु 491 में हो गई। उसके बाद 491 से अज्ञातशत्रु गद्दी पर बैठा और 459 ईसा पूर्व तक गद्दी पर रहा। अज्ञातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करने के बाद मगध का सम्राट बना। पिता की हत्या करने के बाद उसने फूट डालकर वज्जी और संघ पर जीत हासिल की। इस युद्ध में उन्होंने रथ, मुसल एवं महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। बुद्ध की मृत्यु के बाद अज्ञातशत्रु ने राजगृह में उनकी भस्म पर एक स्तूप बनवाया। इसी के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजित हुआ। बौद्ध संगीति 4 हुआ था, जो बौद्ध धर्म का जो संगीति हुआ था वो 4 हुआ था। सबसे प्रथम हुआ अज्ञातशत्रु के शासन काल में। आप देखिए उदयन, इसने भी अपने पिता अज्ञातशत्रु की हत्या कर दी। पहले बोले थे उदयन जो था अज्ञातशत्रु का पुत्र था। उदयन जो था अज्ञातशत्रु का पुत्र था और बिंबिसार का पोता। तो अज्ञातशत्रु ने अपने पिता को हत्या कर दिया और अज्ञातशत्रु को उसके बेटे ने हत्या कर दिया, है ना। और क्या है, उदयन ने, इसी ने उदयन पटना शहर को जो बसाया है, इसी ने बसाया है उदयन ने। यही है जो पटना शहर, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है कि उदयन पटना शहर को किसने बसाया है, तो उदयन का नाम बोलेंगे। 460 से 440, ये भी लगभग 20 वर्ष तक शासन किया। इसने भी अपने पिता अज्ञातशत्रु की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। उसने गंगा, सोन एवं पुनपुन गंडक नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की एवं इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो पाटलिपुत्र को राजधानी प्रथम बार किसने बसाया था, उदयन ने बसाया था, ठीक है। तो कहाँ बनाया है, गंगा, सोन एवं पुनपुन जो गंडक नदी है उसके संगम पर है पटना शहर, ठीक है। इतना बात समझ गए। उसके बाद आइए शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के अंतिम कमजोर शासक नागदशक को हराकर शिशुनाग ने, हर्यक जो वंश था जिसके संस्थापक बिंबिसार थे, कौन थे, बिंबिसार थे। बिंबिसार को किसने मारा, तो अज्ञातशत्रु ने मारा। अज्ञातशत्रु को किसने मारा, तो उसी के पुत्र ने मारा, उदयन ने मारा। और उस वंश का सबसे कमजोर शासक अंतिम में आया, तो उसका नाम था नागदशक। उसका सबसे कमजोर शासक था, उसका नाम था क्या था, नागदशक। उसको शिशुनाग ने किसने, शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम कमजोर शासक नागदशक को हराकर शिशुनाग ने मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना की। मगध पर हर्यक वंश के बाद कौन वंश आया, शिशुनाग वंश। कौन वंश आया, शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की स्थापना की। यह राजवंश बहुत कम समय तक विद्यमान रहा, मतलब बहुत कम समय तक रहा। जो शिशुनाग वंश था बहुत कम समय तक रहा, ठीक है, बहुत कम समय तक विद्यमान रहा है। शिशुनाग ने वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग ने वैशाली, जो हाजीपुर के पास, हम लोग पटना जब जाते हैं तो हाजीपुर जो है वो वैशाली जिला में है, तो वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। परंतु उसके पुत्र काला अशोक ने राजा बनने के बाद पुनः पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाया। अब देखिए काला अशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ। टोटल कितने बोले थे, 4। लेकिन पहला किसके समय में हुआ था, पहला अज्ञातशत्रु। दूसरा किसके समय में हुआ, शिशुनाग वंश के संस्थापक, उसके पुत्र। उस शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे शिशुनाग वंश के, शिशुनाग, उसके पुत्र जो थे काला अशोक, उसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए शिशुनाग वंश के बाद आ जाता है कौन सा, नंद वंश। ये थोड़े ही समय के लिए शिशुनाग वंश रहा। तो थोड़ा लॉजिक वाली बात हम लोग समझना चाहते हैं कि मगध पर हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया, नंद वंश। कौन सा, शिशुनाग के बाद कौन सा आया, नंद वंश। तो महापदम नंद है ने शिशुनाग वंश का अंतिम मगध में नंद वंश की स्थापना की। अंत कर, शिशुनाग वंश का अंत कर मगध में नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम राजा धनानंद था। जो नंद वंश का सबसे अंतिम और प्रसिद्ध राजा था
धनानंद था। कौन था? धनानंद। क्या नाम है उसका? धनानंद। धनानंद था जिन्होंने बहुत विस्तारीय साम्राज्य का निर्माण किया। धना, ध नहीं है, धना है। धनानंद के समय ही 325 ईसा पूर्व में यूनानी राजा सिकंदर ने भारत पर हमला किया। यूनानी राजा सिकंदर ने भारत पर हमला किया। किसके समय में किया? धनानंद के समय में किया। कब किया? तो यहाँ 325 ईसा पूर्व लिखा है, लेकिन कहीं कहीं 326 ईसा पूर्व भी लिखा रहता है, लेकिन 325 या 326 यही है। ठीक है, 325 लिखा है, 325 होगा। पर यूनानी राजा सिकंदर ने भारत पर हमला किया था। सिकंदर ने भारत से जाने के बाद यह वंश कमजोर हो गई। सिकंदर जो भारत से चला गया उसके बाद यह वंश क्या हो गई? कमजोर हो गई। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध में नंद वंश की स्थापना किया। नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना किया। चाणक्य जिसको कौटिल्य बोला जाता है ना, चाणक्य जिसको कौटिल्य नाम भी है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उसके दरबार में, धनानंद के दरबार में कौटिल्य को, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, उसको बेइज्जती करके भगा दिया था। तो वो जब बाहर गया तो उसको खेलता हुआ कौन मिला? चंद्रगुप्त मौर्य। खेलता हुआ पेड़ के नीचे, कहा इसको हम राजा बना देंगे, और उसको राजा बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को समय आने पर राजा बना दिया। तो कौटिल्य, देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, इसकी सहायता से, न कि खुद, चाणक्य की सहायता से मगध में नंद वंश को समाप्त कर, जो नंद वंश था उसको समाप्त कर कौन वंश का स्थापना किया? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया। तो यहाँ तक 4 गो लगातार हम लोग जानना चाहेंगे। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, नंद वंश के बाद मौर्य वंश। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब दूसरे रोज पढ़ाएंगे।